नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। तेजस्वी यादव ने अपनी आभार यात्रा शुरू कर दी। इस दौरान वो जनता से मिलेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और आने वाले चुनाव के लिए भी चर्चा होगी, बातचीत होगी। अभी से रणनीति बनाई जा रही। हालांकि आभार यात्रा शुरू करने से पहले तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। तो आखिर तेजस्वी यादव ने जो आभार यात्रा शुरू की है, इसके बाद से तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि तेजस्वी यादव की यात्रा पर एनडीए इतनी आक्रामक क्यों हो रही है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव के दंगल में नीतीश कुमार को कितनी चुनौती देंगे तेजस्वी यादव। वही सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव को आने वाले विधानसभा चुनाव में आशीर्वाद मिलेगा या फिर एनडीए का ही पलड़ा भारी रहेगा। तो वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि से यात्रा शुरू करने के पीछे मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या सियासी मायने हैं। तो वहीं क्या बिहार में आरक्षण और जाति जनगणना को लेकर भी माहौल बनने वाला है। ये कुछ सवाल हैं जो सियासी गलियारों में बार बार उठ रहे हैं। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले तेजस्वी यादव का जो बयान सामने आया है, आपको वो सुनवाते हैं। संवाद हम लोगों का पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से होने जा रहा है और पहला जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं से दर्शन और संवाद का, वो समस्तीपुर की धरती से रखा गया है। कर्पूरी ठाकुर जी हम सब लोगों के नेता रहे, उनके विचार पर हम लोग चलने वाले लोग हैं और आज उनकी धरती को हम लोग नमन करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है। अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए हैं। हम लोगों की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर के जो ज़मीनी हकीकत है, ख़ास तौर पे जो बिहार के लोगों की जो ज़मीनी जो समस्याएं हैं, उसको और अच्छे तरीके से हम लोग जाने पहचाने, ताकि बेहतर आपको जो रिपोर्ट जो मिलता है बिहार की स्थिति क्या है, बिहार के लोगों की स्थिति क्या है, समस्या क्या है, जो ज़मीन पे जो कार्यकर्ता रहता है उससे बेहतर कोई जानता नहीं। तो हम लोगों की कोशिश है कि साथ ही साथ सारी समस्याओं को तो सुने ही, लेकिन अपने पार्टी के संगठन को भी हम लोग मजबूत करें। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि वो जनता की समस्या को जानेंगे, साथ ही अपनी पार्टी को भी मजबूत करेंगे। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति अभी से तैयार हो रही है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, आरएलजेपी प्रवक्ता चंदन सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता मधु मंजरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, तेजस्वी यादव ने आभार यात्रा शुरू कर दी है और ये समस्तीपुर से शुरू हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल सब भाई, एक तरीके से कहें तो आरजेडी की ये चुनावी जो तैयारी है वो कह सकते हैं कि वो शुरू हो चुकी है और तेजस्वी यादव ने जानबूझकर समस्तीपुर को चुना है, क्योंकि जो 4 जिले हैं, यात्रा के जो पहले चरण में जो 4 जिले हैं, उसमें अगर आप देखेंगे, चाहे समस्तीपुर की बात करें, दरभंगा की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें या फिर मधुबनी की बात करें, तो इन चारों जो लोकसभा के नतीजे अगर आप देखेंगे तो इन चारों पर 0 पर आउट हुई थी आरजेडी या इंडिया गठबंधन। तो निश्चित रूप से जो कमजोर जहां जो इलाका होता है, अगर वहां से अगर आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो वो ज्यादा अच्छी बात होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार तेजस्वी यादव ने अपने यात्रा का स्वरूप जो है वो बिल्कुल बदल दिया। पहले अगर यात्रा होती थी, इसके पहले जो जन विश्वास जो यात्रा थी, उसमें आपने देखा होगा कि एक सभा होती थी, मतलब अलग अलग जिलों में एक एक
दो सभा होती थी और वहां पर एक तरीके से कहे तो हजारों की संख्या में जनता होते थे, कार्यकर्ता होते थे और एक रैली का वो कह सकते हैं कि रैली टाइप का वो सभा होती थी, जहां जाते थे तेजस्वी यादव भाषण देते थे और फिर निकल जाते थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं लगा कि जो कमजोर कड़ी है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। अगर आप कास्ट समीकरण को देखेंगे, जातीय समीकरण को अगर आप बिहार में देखेंगे, क्योंकि मुद्दों की जो बात होती है वो चुनाव के पहले होती है, लेकिन चुनाव के दिन बिहार में जाति समीकरण ही ज्यादा हावी होता है। तो निश्चित तौर पर समस्तीपुर को चुनना अति पिछड़ा वोट बैंक। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव बार बार पहले माई की बात करते थे, फिर बाप की बात उन्होंने की, फिर A to Z की बात उन्होंने की। तो अब उनका जो ध्यान है या पार्टी का जो ध्यान है या फिर लालू प्रसाद यादव का जो ध्यान है वो है अति पिछड़ा वोट। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत जो है वो समस्तीपुर से बेहतर हो नहीं सकता। चाहते अगर तेजस्वी यादव तो मधेपुरा से भी कर सकते थे, यादवों की संख्या वहां सबसे ज्यादा है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर समस्तीपुर को चुना है और समस्तीपुर के बाद वो दरभंगा जाएंगे, फिर वो मधुबनी जाएंगे और फिर वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। 4 जिले को वो कवर करेंगे, 8 दिनों का यात्रा है, एक जिले में वो 2-2 दिन रहे। और मैं शुरू में जो कह रहा था कि यात्रा का स्वरूप जो है इस बार काफी बदल चुका है। इस बार वो केवल अपने कार्यकर्ताओं से मिले, यानी जो संगठन, जो आरजेडी संगठन का जो कार्यकर्ता है उनसे मिल रहे हैं, चाहे वो प्रखंड स्तर पर हो, जिला स्तर का हो या फिर ब्लॉक लेवल का हो, उससे तेजस्वी यादव मिल रहे हैं और एक फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कमी कहां रह रही है, आखिर कमी क्या रह गई, लोकसभा चुनाव में हम क्यों हारे, कौन से विधानसभा क्षेत्र में जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में हम जीते थे वहां हम लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में क्यों पिछड़ गए। तो निश्चित रूप से ये हर पार्टी करती है और मुझे लगता है आरजेडी पहली बार कर रही है, तो ये अच्छी बात है। हर पार्टी को अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करने का उसका अधिकार है और तेजस्वी यादव देर से ही सही लेकिन उन्होंने ये कदम उठाया और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि उनकी जो ये यात्रा है वो कार्यकर्ताओं के साथ जो संवाद करेंगे उससे मीडिया को दूर रखा गया है। यानी सुबह में 11 बजे से कार्यकर्ता संवाद शुरू हुआ और उसके बाद 5 मिनट के लिए मीडिया वाले की एंट्री की गई और उसके बाद बोला गया कि आप लोग अब निकल जाइए, आप लोगों ने शॉर्ट बना लिया है। तो निश्चित रूप से सारा जो संवाद है उसको तेजस्वी यादव गोपनीय भी रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पार्टी की जो कमी है या जो भी अंतःकलह चल रहा है वो मीडिया में आए या वो बाहर, तो वो चाहते हैं अंदर ही वो खबर रहे और उसी को उसका समाधान भी हम वहीं रह के करें। तो निश्चित रूप से अच्छा कदम है तेजस्वी यादव ने जो उठाया है और आज पहला दिन है, 8 दिनों की यात्रा है, ये 17 सितंबर तक चलेगी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि काफी अच्छा है जो तेजस्वी यादव ने या आरजेडी ने पहली बार पहल की। बिल्कुल, चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते राकेश पोद्दार जी का। राकेश जी, तेजस्वी यादव तो सही काम कर रहे हैं, अब वो जनता की समस्याओं को भी सुनेंगे, उन्होंने कई सारे सुधार किए हैं। तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में तो फिर नीतीश कुमार और एनडीए को टक्कर देने वाले हैं तेजस्वी यादव? सबा जी, सौरभ जी, मैं कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था जिसमें उनके 4 सीट आई थी। चले पहले मैं विस्तार से जो यात्रा की बात चल रही उस यात्रा पे आते हैं। इनको तो पहले प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए और प्रायश्चित यात्रा निकालने के बाद वो जनता के बीच में जाना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सबा जी, प्रायश्चित यात्रा इसलिए निकालनी चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जी ने किस तरह सारा घोटाला किया। लालू प्रसाद यादव जी किस तरह उन्होंने जमीन के बदले, हाँ भाई,
जमीन के बदले उन्होंने नौकरी दी, तो प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। पूरा का पूरा परिवार, राबड़ी प्रसाद यादव जी पटियाला कोर्ट से जमानत पे चल रही है, तेजस्वी प्रसाद यादव खुद पटियाला कोर्ट से जमानत पे चल रहे हैं, ईडी और सीबीआई इनके यहाँ पूछताछ कर रही है, तो इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। और चौथी बात इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी बिहार के अंदर सत्र चालू हुआ था, विधानसभा सत्र। सभा जी एक दिन भी विपक्ष के नेता होने के नाते एक दिन भी विधानसभा के सत्र में, सदन में नहीं उपस्थित रहे, तो जनता क्या दिखाना चाहती है? और मैं कहना चाहता हूं जहां से तेजस्वी प्रसाद यादव आते हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि हैं, अब प्रतिनिधि होने के कारण सत्र में नहीं रहते हैं, जनता का मुद्दे क्या उठाएंगे? ये लोग मौज मस्ती करने के लिए आए हैं बिहार में, और बिहार में इन्होंने किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आज बंगाल में क्या इनके गठबंधन के नेता ममता बनर्जी जी ने बिहार के 14 करोड़ जनता को ठगने का काम किया। 14 करोड़ जनता को कहा कि ये जो बिहार के लोग आते हैं हमारे यहाँ काम करते हैं, रोजगार करते हैं, और बलात्कार के नाम में हम लोगों को सम्मिलित करना चाहते हैं। और उसकी बाद इन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी के जगह से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं अपनी प्रायश्चित यात्रा। कैसे स्टार्ट करेंगे प्रायश्चित यात्रा? कर्पूरी ठाकुर जी की आरक्षण की बात जब आई तो लालू प्रसाद जी ने रोकने का काम किया। उस समय में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग, हमारे कैलाशपति मिश्र जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय में 27% आरक्षण की बात जब आई तो भारतीय जनता पार्टी के 84 विधायकों ने समर्थन देने का काम किया। हम लोग ने उस समय भी काम किया, तो ये आरक्षण विरोधी भी है। और एक बात एक कहते हैं, जाति की बात करते लालू प्रसाद यादव जी। अभी 3 मार्च को बिहार के अंदर गांधी मैदान में जब इंडी गठबंधन का रैली हो रहा था तो उन्होंने कहा था मोदी का कोई परिवार नहीं है, मोदी किसी की जाति कोई नहीं है, तो फिर जाति जनगणना क्यों कराना चाहते हैं? हम चाहते हैं जाति जनगणना हो, मैं चाहता हूं जाति जनगणना हो, लेकिन जाति जनगणना में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम चाहता है देश के जब सभी समाज के लोग एक हो, अखंड हो, खंडित ना हो, एक साथ रहे, उस पर हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं, बिहार के अंदर 14% यादव की संख्या है लगभग, लेकिन टिकट देने की बारी आएगी तो इनके परिवार से ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लालू जी मुख्यमंत्री बने, राबड़ी जी मुख्यमंत्री बने, आरक्षण देने की बात आई तो तेजस्वी जी को लाया गया, तेज प्रताप जी को लाया गया, मिश्रा जी को लाया गया, और हमारी छोटी बहन रोनिया आचार्य जी को लाया गया। तो इनको पहले प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए बिहार के अंदर, और प्रायश्चित करके उसके बाद काम करना चाहिए। एक भी काम बताइए लालू प्रसाद यादव जी या राष्ट्रीय जनता दल ने किया हो? नहीं किया है। इन लोगों ने सिर्फ बिहार को गुमराह किया और बिहार को कहीं ना कहीं पीछे ढकलने के सरे में इन्होंने ले गया है। आज कहते मैं प्रायश्चित यात्रा निकालता हूं, अभी की बात थी, कहां थे आप? पूरे बिहार के अंदर लोग सड़कों पे थे, कहां थे आप? क्यों नहीं मुद्दे उठाते हैं? जवाब ले लेते मधुमंजरी जी से। मधुमंजरी जी, राकेश जी तो साफ साफ कह रहे हैं कि आप लोग को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। मधुमंजरी जी म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। मधुमंजरी जी माइक ऑफ है आपका। कुछ टेक्निकल इश्यू है शायद, तब तक कमल कमलेश जी से जवाब ले लेते हैं। कमल कमलेश जी, आप जवाब दे दीजिए। सभा जी, बीजेपी का तो काम ही है कि वो अपने गिरेबा में झांकने के बजाय अगल बगल झांकना शुरू कर देते हैं। जब बात उन पे आती है तो वो इल्जाम लगाते हैं कि इतने सालों में क्या किया। अरे 18 साल से तो आपकी एनडीए की सरकार है, इसमें से कुछ गठबंधन में हम लोग भी आए, तो कहीं ना कहीं अभी जो बिहार का हालात है तो ये अपने नेता को नहीं जब ये सुरक्षा दे पा रहे हैं तो आम जनता की ये बात कहां से करेंगे? तो कहीं ना कहीं अब इनको सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में बदलाव की राजनीति ही इनका एकमात्र जो है एक लक्ष्य होगा। और बिहार की जनता इस बार मूड बना चुकी है और एनडीए का सुपारा जो है पूरी तरह से इस बार साफ नजर आने वाला है। ये लोग इसीलिए घबराए हुए हैं
कि जन आभार यात्रा जो तेजस्वी जी निकाले हैं, तो कहीं न जी। कहीं इनको अब डर सता रहा है कि ये जाएंगे तो नौकरी की बात करेंगे, ये जाएंगे तो जाति जनगणना की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे। और अभी जो बिहार में जितना क्राइम रेट बढ़ा है, प्रतिदिन लगभग 9 मर्डर हो रहा है, छीना झपटी और बाकी क्राइम को तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ये पटना की जब ये स्थिति है, राजधानी में मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और सारा सिस्टम और तंत्र पटना में है, तब ये घटना यहाँ पे हो रही है और इनके भी नेता आज सुरक्षित नहीं है। तो आम जनता का ये सुरक्षा क्या करेंगे, ये पहले बता दें। तो कहीं ना कहीं अब इनको समझ में आ गया है कि इनके यात्रा से कहीं ना कहीं बिहार में तूफान और बदलाव की राजनीति आने वाली है और एनडीए इंक्लूडिंग जेडीयू अब सत्ता में नहीं आएगी, ये उनको भी मान के चलना पड़ेगा। और 2025 में हम लोग सरकार में पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे और ये कंटिन्यू ये हमारी सरकार अब रहेगी, ये इनको मानना पड़ेगा। जी सभा जी। चलिए ठीक है कमल कमलेश जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं चंदन सिंह जी का। चंदन जी, तेजस्वी यादव की आभार यात्रा के बाद उनकी आभार यात्रा तो शुरू हो गई, लेकिन इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि एनडीए में घबराहट है, घबराए हुए हैं आप लोग, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। सभा जी, हमको तो हंसी आता है। तेजस्वी प्रसाद यादव अब कार्यकर्ताओं से बात करने चले हैं जब उनकी पार्टी के अंदर भगदड़ मचा हो। अभी प्रशांत किशोर जी की पार्टी में इनके पार्टी के नेता देवेंद्र यादव ने ज्वाइन किया और कहा जा रहा है कि एक विधायक हैं इनके दानापुर से रीतलाल यादव भी जाने वाले हैं, सारण से जितेंद्र राय जाने वाले हैं, उदय नारायण चौधरी का नंबर लगा हुआ है, शिवानंद तिवारी नाराज चल रहे हैं। तो एक भगदड़ जो मचा है और इनके प्रदेश अध्यक्ष का जो चिट्ठी वायरल हो रहा है, इससे तो स्पष्ट हो जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव घबराए हुए हैं। आप अभी जून में लोकसभा चुनाव हुआ 2024 और तकरीबन आप बिहार में 250 सभा किए। 250 सभा का क्या नतीजा निकला? टोटल महागठबंधन आपका 9 सीट पर जाकर सिमट गया और आपके खाते में 4 सीट आया। तो किसको भरमा रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि हम अपने विधायकों का फीडबैक लेंगे अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हैं कि एक एक विधानसभा में आपको 5-5, 6-6 विधायक का प्रत्याशी बनाना है? कलेक्शन ना चाहिए, चॉकलेट कलेक्शन करना है। तो चॉकलेट कलेक्शन के लिए जो बिहार के 243 में आप घूमना चाहते हैं, यह जनता समझती है। और जनाधार कहां है हुजूर आपका? आपका जनाधार रहता तो आप गिड़गिड़ाते माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, आप पैर पकड़ते। आपके पिताजी का वीडियो वायरल है कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के पैर पकड़कर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कैरियर के लिए भीख मांग रहे थे। और बिहार की जनता 90 का दशक भूल गई है। बिहार का एक एक बढ़िया बढ़िया डॉक्टर यहां से पलायन कर गया जी। यहां की महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। आज के समय में न्याय के साथ विकास हो रहा है। तो क्यों आपके नेता कह रहे हैं कि नीतीश जी हमसे दूर नहीं है, नीतीश जी से हम बाहर नहीं है, बस अब सरकार बनने वाला है, जब जदयू के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया आदरणीय नड्डा जी के सभा में, कार्यक्रम में, कि कहीं नहीं जाएंगे, तो बेचैनी होने लगा। तो बेचैनी का इलाज जो है, अब बेचैनी का इलाज यही है कि अपने कार्यकर्ता के कंधा से ही गमछा भी हटा दिए हैं। तो भगदड़ मचा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल में। अब तेजस्वी प्रसाद यादव चले हैं संवाद करने कि हम कर्पूरी ठाकुर जी की जो जमीन है वहां से पिछड़ों की राजनीति करें। जातीय जनगणना का जो विषय था सभा जी, यहाँ पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पता चला कि हर एक वर्ग में गरीबी है, भूखमरी है, हर जगह है, आबादी बढ़ गई है। तो उसके लिए नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और लगातार युवाओं के लिए रोजगार बांट रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव के पेट में जो दर्द है कि जल्दी से जल्दी हम बिहार की कुर्सी पर बैठे, मुख्यमंत्री बने, कहां से बनेंगे? यहां तो परिवार फर्स्ट है इनका। राज्यसभा से जाएंगी तो दीदी जाएंगी, मंत्री बनेंगे तो बड़े भैया बनेंगे। तो इन लोग का परिवार से बाहर कुछ थोड़ा ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो,
डिप्टी सीएम हो, मुख्यमंत्री का पद हो, सब परिवार के अंदर में चाहिए। तो जनता देख रही है कि ये जो हड़बड़ाहट है, अब इनके सबसे बड़ा कार्यकर्ता इनके संजय यादव जी थे, राज्यसभा से भेजे गए। मतलब आरजेडी के अंदर में कोई पढ़ा लिखा उस तरीके से नौजवान और कार्यकर्ता नहीं है। तो इन लोग के अंदर में जो छटपटाहट है बिहार की जनता जान चुकी है। और तेजस्वी प्रसाद यादव और इनकी आरजेडी, जो आरजेडी सिर्फ जात पात की बात करती है, हिंदू मुसलमान करती है, और जो ए टू जेड की बात करती है ना सभाजी, ये पूरी तरीके से झूठा इनका बयान है। पिछली सरकार में जब इनके शिक्षा मंत्री जो इनके चंद्रशेखर थे, भगवत गीता पर, रामायण पर जो उनका वक्तव्य आया है, ऐसा थोड़ा ही है कि पब्लिक उसको भूल गई है। तो ये पैंतरा जिस तरीके से बदलते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, इनका जो झूठ का पुलिंदा है, जनता पड़ चुकी है। इनको एहसास हो रहा है कि इनकी पार्टी कमजोर हुई है, इनके संगठन में वो कैडर वाली का भाव नहीं है। हम भी बाहर घूमे, थोड़ा देखें कि किस तरीके से है, तो भले भीड़ जुटा सकते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जात पात की राजनीति करने वाली पार्टी है, सेंटिमेंट जात का जगाएंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। सभा जी, चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मधुमंजरी जी, जी जवाब दे दीजिए, इतने सारे आरोप लग गए हैं। एक्चुअली होता क्या है ना है कि आरोप लोग लगाते हैं, ये सुनकर के अच्छा लगा। हमारे भाई लोग बीजेपी के हैं, जेडीयू के हैं, सब लोगों ने बोला कम से कम इतनी तो बौखलाहट है भाई। तेजस्वी प्रसाद की यात्रा से इतनी बौखलाहट है कि लोग अनाप शनाप जो बोल रहे हैं, अनलगर बोल रहे हैं, तो इनकी बात की मैं वैल्यू नहीं कर रही हूँ, मुझे जाना भी नहीं इनके बात पे। मैं सिर्फ अपनी बात इतना बोलना चाहूंगी कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जो कार्यकर्ता होते थे, ग्राउंड जीरो के कार्यकर्ता, पंचायत के अध्यक्ष हुए या प्रखंड अध्यक्ष हुए या बूथ कमेटी के लोग हुए, पुराने लोग हुए, नए जुड़ने वाले लोग हुए, जो पार्टी में जिनकी आस्था अपनी है आरजेडी में, तो बहुत लोग पटना नहीं आ पाते हैं मिलने के लिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास, अपनी बात को अपने नेता के पास नहीं रख सकते हैं। तो नेता ने एक जन संवाद प्रोग्राम किया कि लोगों की बात सुनेंगे। सबको बुलाना बिहार भर से संभव नहीं है पटना, तो इसीलिए जा करके वहां उनकी बात को सुने, उनकी बात को समझे, क्या प्रॉब्लम किस तरह की आ रही है, ग्राउंड जीरो का क्या रिपोर्ट है। तो एक बहुत अच्छी पहल है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पहले भी यात्रा निकाला था, उस बार था कि लोगों से जनसंपर्क किया था, लेकिन इस बार जनसंवाद है, लोगों से बात करने की बात है। एक और चीज मैं अपने बताना चाहूंगी आपको कि जहाँ गमछे की बात आती है, तो गमछा प्रतीक है, खास करके बिहार में गमछा प्रतीक है मेहनत का, कि अगर एक मजदूर मजदूरी करता है तो अपने सर पे गमछा बांधता है, अगर एक किसान जाता है अपने खेत में काम करने के लिए तो अपने कमर पे गमछा बांधता है। लेकिन अगर जहाँ संवाद होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, बातों का आदान प्रदान होता है, तो वहां पे एक गरिमामय स्थिति होती है टोपी का और बैच का। बैच जो हमारा सिंबल है हमारी पार्टी का, और टोपी जो है हमारे बड़े नेता आदर्श लोग जो भी होते, जहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है, जहाँ बात होता है, वहाँ गमछा की नहीं टोपी की जरूरत है। तो ये एक, लेकिन जो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, बिहार में लगातार देखेंगे, पटना में एक सप्ताह में 2 मर्डर हो गया, बिहार में बलात्कार हो रहा है, बिहार में मुजफ्फरपुर कांड हो रहा है, बिहार में बेटियों के साथ बलात्कार करके उसका स्तन काट दिए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जितने ये दोनों हमारे भाई बैठे हुए, ना इनके घर में बेटी होंगी, ना माँ होंगी, ना बहन होंगी, इनके दिल में कोई दर्द ही नहीं होगा महिलाओं के प्रति। महिला ऐसी बताइए जो कि अभी जा रही है तो सोने की चेन पहन करके मॉर्निंग वॉक में जाने के लिए सोच सकती है। लगातार गांव की तो मैं बात नहीं कहूंगी, पटना जैसे शहर में हर जगह अगर आर्टिफिशियल भी आप सोने का रंग का अगर चेन पहन गया तो चेन स्नैचिंग हो जा रहा है, चेन खींचा जा रहा है, मोबाइल छीन लिया जा रहा है। तो इन लोग को नहीं दिखेगा किस तरह से बेटियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो ये इनको नहीं दिखेगा। दिखता क्या है? तेजस्वी जी की आभार यात्रा। और मैं बता रही हूँ कि पिछला लोकसभा में हमारी पार्टी जो पुलवामा कांड की वजह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बिहार में पूरी फुल माइंडेड मिला, मात्र 1 सीट जो है महागठबंधन का आया, बाकी सबके साथ एनडीए का आया। बताइए कि अगर इतनी मतलब पूरी की पूरी समर्थन के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से बिहार
बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितनी कंपनियां आई, कितना पलायन रुका, क्या शिक्षा व्यवस्था पे कितना काम हुआ बिहार के लिए। बिहार हमेशा सौतेलापन का जो शिकार रहा है और लगातार तेजस्वी, और उसके बावजूद भी बिहार विधानसभा की जब इलेक्शन आती है तो नंबर 1 की पार्टी प्रधान मतलब बन के उभर करके आती है आरजेडी। आरजेडी बिहार विधानसभा में पिछला नंबर 1 की पार्टी उभर करके आती है। अरे आप कहिए कि ठीक है आपके पास अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास तंत्र है, तो तंत्र खरीद लीजिए। आपके बात में तो वो आपका, हम लोग उस पे जाते ही नहीं है। पूरा जिसके लालू पास जी पैसा का परिवार नहीं है, अंबानी आप जी के खरीदिए, शादी आप में गया था खरीदिए, गिफ्ट आप खरीदिए, कलेक्शन करने के उसमें लिए। वोट क्या हो जाएंगे। गिफ्ट अरे कलेक्शन शर्म करने के लिए कीजिए, गए थे क्या लालू लोग प्रसाद आपका यादव जी नाम लिया अंबानी जा जी के रहा है शादी में? बिहार में। शर्म कीजिए, आपके जैसे अडानी या अंबानी की बात आप करने लगती हैं। पहले 90 का दशक को देखिए, शर्म कीजिए। शिल्पी गौतम हत्याकांड हुआ था, चलिए ठीक है, पता है ना? मधु मंत्री जी कौन से थे चलने इसके से लिए पहले जिम्मेवार? हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है। मधु जी, और देखिएगा कि बिहार में बिहार विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी उभर करके आई और मधु जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अथक प्रयास से मधु भाई साहब मधु जी मधु जी मधु जी मधु जी बोलिएगा बोलिएगा मधु जी मधु जी ये बताइए मुझे, जी। मधु जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज तक आरजेडी को कार्यकर्ताओं से संवाद की जरूरत नहीं पड़ी थी। आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, मैं भी आरजेडी को करीब 20 सालों से कवर कर रहा हूं, आपकी पार्टी को। तो मैंने कभी नहीं देखा था कि ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है जो कार्यकर्ताओं के लिए हो और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद हो, जहां मीडिया की भी एंट्री ना हो। तो इस बार जरूरत क्यों पड़ गई? क्या पार्टी को लग रहा है कि वो, या लोकसभा के जो नतीजे आए वो आपके उम्मीदों के अनुसार नहीं था? लग रहा कि कहीं ऐसे ही नतीजे विधानसभा में ना हो, उससे बचने के लिए आप लोग पहले हरकत में आ गई? मैं ये चीज बोलना चाह रही हूँ कि पिछला लोकसभा में हम 1 सीट लाए थे, तब वो सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आए थे। इस बार तो हम 9 है, हमारा ग्राफ बढ़ा है, हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और लोकसभा का चुनाव और बिहार का विधानसभा का चुनाव दोनों अलग तरह से होता है, दोनों अलग सोच से होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि लोग तो ये सोचिए कि इस बार तो हम लोग 9 जगह पे हैं, हमारा जो समस्तीपुर चुनने के पे समस्तीपुर से स्टार्ट करने के पीछे क्या वजह है? सबसे बड़ी चीज है कि आदरणीय कर्पूरी जी का जो क्षेत्र है, वहां से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सोचा कि समस्तीपुर से हम स्टार्ट करेंगे। कि कर्पूरी जी का कहीं ना कहीं उनको मानने वाले लोग हैं। यानी आपकी नजर अब अति पिछड़ा वोट बैंक पे है? यानी आपको लग रहा है यादव हो गया, मुसलमान हो गया, कुशवाहा जाति हो गया, अब किसी तरीके से अति पिछड़ा जो वोट बैंक है उसमें से नुमारी की जाए? हमारी पार्टी हर साल कर्पूरी जयंती मनाती है और कर्पूरी जयंती को भारत रत्न देने के लिए भी हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, मानते रहे थे, लेकिन ईश्वर मिला। लेकिन हम हर पार्टी की बात करते हैं, हम A to Z पार्टी की बात करते हैं। लोकसभा हो या विधानसभा हो, वोटों की टिकटों की बंटवारा में भी हम देखिए कि हर जाति हर समाज की आप उंगली मत उठाइए। बीजेपी वाले ने एक कुशवाहा को टिकट नहीं दिया बिहार में, लोकसभा में महिलाओं को एक टिकट नहीं दिया, अकलियत को एक टिकट नहीं दिया, तो उंगली मत उठाइए। आप उंगली आप पे उठता है क्या? आप बताइए कि आप बोलते हैं जातिवाद नहीं करते और किसी खास जाति को आप बिल्कुल काट के अलग कर देते हैं, ये बात कीजिए, आप बताइए। तो ये चीज की बात है। तो हम लोग हर पार्टी की बात करते हैं, सॉरी हर जाति की बात करते हैं, हर जाति समाज के लोग को ले जाने की बात करते हैं। जहां ये बोल रहे हैं तो आप देखिएगा कि 2 लोकसभा में 2 यादव जीत करके आते हैं, 1 राजपूत जीत करके आते हैं, 1 कुशवाहा जीत के आते हैं। तो उन्होंने अपनी बहन को नहीं, किसी यादव को नहीं, अभय कुशवाहा जी को नेता संसदीय बोर्ड का बनाया जाता है। तो जहां जरूरत होती है उस हिसाब से पार्टी हर जात समीकरण सबको लेकर के चलती है और हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। सिर्फ कहने के लिए नहीं, करने के लिए, ग्राउंड जीरो पे करने के लिए सभी जात समाज को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। चलिए चंदन जी, आप कुछ काफी देर से कहना चाह रहे हैं। देखिए सौरभ जी, राष्ट्रीय जनता दल का जो इतिहास रहा है बिहार की जनता भूल नहीं सकती है। भूरा बाल साफ करो,
तो राष्ट्रीय जनता दल सवर्णों के प्रति क्या ख्याल रखती है वह सबको पता है। और चुनाव के समय, चूंकि अब तो चुनाव अब का आपको एक नहीं तरीके लगता से पार्टी बदल गई है तेजस्वी यादव के आने के बाद? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से अब आरजेडी के अंदर सवर्णों को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, जिस तरीके से जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनको सम्मान दिया जा रहा था, आपको लगता नहीं है कि अब पार्टी बदल गई? बिल्कुल नहीं। कहाँ, अगर आप यही बता रही थी औरंगाबाद लेकिन लोकसभा तेजस्वी सीट की यादव बात, A to Z की बात करते हैं अब। मैं वही तो कह रहा हूं कि औरंगाबाद लोकसभा सीट है, एक लंबे समय से वहां पर राजपूत समाज के लोग चुनाव लड़ते आए हैं। कहां राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से वहां मिला? वहां से अभय कुशवाहा जदयू से आए, इनके पास उनको दिया गया। तो ये अपने अंदर में बक्सर से जगतानंद सिंह थे, उनके पुत्र को मिला। बाकी कहां इनमें कभी भी गुंजाइश नहीं रहा A to Z का। A to Z से इनका सिर्फ जो है कि स्लोगन है। चंदन जी, लालू प्रसाद यादव के एक एक्सपेरिमेंट से शाहाबाद में आप लोगों का खाता नहीं खुला, पूरा खत्म हो गया। देखिए, लालू चुनाव यादव में के एक एक्सपेरिमेंट से आप देख लीजिए औरंगाबाद, आप देख लीजिए आरा, आप देख लीजिए बक्सर, आप देख लीजिए काराकाट, खत्म हो गए आप लोग वहां से। एनडीए कहीं नहीं है। देखिए सौरभ जी, चुनावी प्रक्रिया में आपको भी पता है हार और जीत लगी रहती है। औरंगाबाद की जहां तक बात हुई, एक लंबे समय से वहां आदरणीय सुशील सिंह जी थे, ठीक है, उनके प्रति लोगों में एक था और एक माहौल को बनाया गया। और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो टकाटक का एक जो मैसेज प्रचारित किया गया वो ग्राउंड जीरो पर, और एक आरक्षण का जो एक झूठ और भ्रम फैलाया गया, उससे नुकसान एनडीए को हुआ है। एनडीए के बड़े नेता इस पर मंथन कर रहे हैं और भविष्य में ऐसी कोई भी जो साजिश होगी उसका पर्दाफाश एनडीए बहुत मजबूती के साथ करेगा। लेकिन जहां चलिए तक राकेश बात जी, रही मंथन कर रही है बीजेपी, आपके सहयोगी पार्टी चंदन जी ही बता रहे हैं, सहयोगी पार्टी के जो प्रवक्ता है, मंथन कर रही है, कुछ गलतियां हुई एनडीए से बीजेपी से शाहाबाद के इलाकों में। देखिए सौरभ जी, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने भ्रम फैलाया कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण विरोधी, तो मैं कहना चाहता हूँ मुझे लगता है भ्रम बीजेपी नहीं, आप राकेश जी एक मिनट शांत हो जाइए। बीजेपी के नेताओं का ही बयान था कि अगर 400 प्लस सीटें आ जाएगी तो हम लोग संविधान बदल देंगे। तो भ्रम इसमें कहाँ है? आपके नेता ने बयान दिया था, शायद आपको याद नहीं है, मुझे याद है। मैं बिहार के नेता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी के नेता ने बयान दिया था कि अगर इस बार 400 प्लस सीटें आएगी तो हम लोग संविधान में भी परिवर्तन कुछ चीजों का कर सकते हैं। देखिए सौरभ जी, जिनका बयान की बात करते हैं उनका बयान नहीं था, उनके बयान में कहीं ना कहीं कटपेश हुआ है। जिस तरह अमित शाह जी के बयान की बात आ गई, सुन लीजिए तो सौरभ जी, आप पूछे तो मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो कट पेश किया गया था और मुझे पता है, मैं बताना चाहता हूँ किस तरह। अरे सुन लीजिए ना यार, आप सुनिए। एक मिनट मधु जी शांत हो जाइए, बोलने दीजिए। मधु जी शांत हो जाइए, बोलने दीजिए। राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। आपने देखा होगा सौरभ जी, गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान को कट पेश तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने किया था और कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। वो कट पेश था, उनको सफाई देनी पड़ी, आके खुद सफाई देनी पड़ी। नहीं, अगर नहीं देते सफाई तो ये लोग कहते कि अमित शाह जी भी कहते कि आरक्षण विरोधी काम करते हैं, सरकार आएगी। तो ये इनका था, हम लोगों ने उस समय में ध्यान नहीं दिया, वो भी इन लोगों ने कट पेश किया था। बहुत सारे बयानों की लोगों ने कट पेश किया और भ्रम फैलाया पूरे देश के अंदर। मैं आना चाहता हूं बिहार की बातों पे। आरक्षण की बात करने वाले लालू जी 7 मई को जिस दिन वोटिंग हो रहा था लोकसभा के चुनाव में, उस दिन लालू जी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो मैं आरक्षण बहुसंख्यक से आरक्षण लेके मैं अल्पसंख्यक यानी मुसलमान को मैं देना चाहता हूं। स्पष्ट रूप से कहा था, ये हमारा नहीं, इन्हीं का भ्रम फैलाया हुआ बयान है। तो लालू जी ने शायद सफाई भी दी थी उस बयान को लेकर।
नहीं, जब चुनाव हो जाने के बाद या चुनाव के दरमियान सफाई दे रहे हैं नहीं, लेकिन लालू जी की मंशा, अंदर की मंशा थी कि मैं सरकार आता हूं। मैं कहता हूं कि देश के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए। सौरभ जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, होनी चाहिए। एकता और अखंडता के लिए तो जाति कब जनगणना होगी, होनी कब होगी चाहिए। पूरे देश में, कब होगी जाति जनगणना? मैं आ रहा हूं सौरभ जी, मैं सारे सवाल को दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी माई समीकरण को छोड़ेंगे, सभी की बात करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अखिलेश प्रसाद यादव जी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित और अगरा या अल्पसंख्यक जो भी उनको जो राजनीति का लाभ लेना, उसकी बात करता हूं। मैं कहना चाहता हूं, हम तो 140 करोड़ की बात करते हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, एकता और अखंडता के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज आपके चैनल पे हमारी जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता बैठी है, कहे माई समीकरण मैंने छोड़ दिया, मैं मानूंगा? नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिनको जाति जनगणना कराना अपने प्रदेश में कराएं, लेकिन इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने लोकसभा के चुनाव में, जो कांग्रेस के नेता बोल रहे थे, राहुल गांधी जी लोकसभा के चुनाव में बिहार नहीं आते, ये बात करते हैं। अभी राहुल गांधी जी अमेरिका गए और उनका परिचय सेम पित्रोदा जी कैसे करवाते हैं? कहते हैं पप्पू हैं, भारतीय जनता पार्टी इनके नाम पर पैसा खर्च करती है, इनका नाम चलाओ पप्पू है, उनका परिचय देते हैं। और अमेरिका में जाकर पूरे देश की बेइज्जती कराते हैं। कांग्रेस के नेता वहां जाके बेइज्जती कराते हैं सेम पित्रोदा जी। और सेम पित्रोदा जी की कहानी आप जानते हैं, बंटवारे की बात करते हैं। इनको जाति जनगणना से नहीं लेना, बंटवारे की बात करते हैं। कहते हैं पूरब के लोग चाइनीज दिखते हैं, उत्तर के लोग अमेरिकन दिखते हैं, दक्षिण के लोग अरबियन दिखते हैं। हम लोग तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे राकेश जी। आज जो बदलाव हुआ है पार्टी में, आज जो बदलाव हुआ है पार्टी में, या तेजस्वी यादव जिस तरीके से कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं, उससे कितना फायदा कितना नुकसान एनडीए को, बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक विजन है, जिस विजन से हम लोग विकास के नाम पे हो, सभी को जोड़ने की बात हो। मैं कहना चाहता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर सभी की बात करना चाहते हैं तो माई समीकरण छोड़ दे, तुष्टीकरण की बात छोड़ दे, इनको निकलना पड़ेगा, तभी बिहार का भला हो सकता है, हर व्यक्ति को भला हो सकता है। ये लोग लेकिन आज भी माई समीकरण की बात करते हैं, तो बताइए माई समीकरण की बात करते हैं। लेकिन आप ये बात बोलिए ना, आप बताइए पहले, हम लोग छोड़ देंगे अपनी बात, हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है? आप बताइए, बीजेपी बिहार विधानसभा में, बिहार में कितने मुसलमानों को टिकट दे रही है? अपने आप आपके पास चले जाएंगे। आप बताइए, लोकसभा में आपने टिकट क्यों नहीं दिया? अरे महिला पुरुष छोड़िए, मुस्लिम हिंदू तो छोड़िए, महिला से क्या दुश्मनी है? बिहार में महिला इस लायक नहीं है लोकसभा लड़ सकती है? महिलाओं का इतना अपमान क्यों किया गया? अरे किसी समाज, किसी जाति, दलित को, अगर किसी भी समाज से महिला को टिकट दे देते, क्यों? महिलाओं का अपमान क्यों किया गया बिहार के अंदर? अरे सुन लीजिए, अरे सुनिएगा तभी ना, अगर आप बोलिएगा तो हम क्या जवाब दें? मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अरे सुन लीजिए, अरे मधु जी जवाब ले लीजिए, मधु जी जवाब ले लीजिए, मधु जी जवाब, मधु जी जवाब ले लीजिए। राकेश जी बोलिए। मधु जी, यही है भारतीय जनता पार्टी। आपको अगर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाई तो हमने बिहार के महिला प्रदेश अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता को सीधा राज्यसभा भेजने का काम किया। उसके बाद आपने विधानसभा, विधान परिषद की बात करते हैं। अरे सुन लीजिए, अब सुनिए तो सही, आपके यहाँ चुनाव लड़वाया जाता है, हमारे यहाँ महिलाओं को सम्मान के साथ राज्यसभा, विधान परिषद भेजा जाता है। अरे सुन, अरे आप प्रश्न पूछे तो सवाल सुनिए। विधान परिषद भेजा जाता है, आपने देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का एक कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर को समझने का प्रयास कीजिए। जो मॉड्यूल है, ये समझने का प्रयास कीजिए कि सामने वाले को बोलने नहीं देना है, अपनी आवाज को इतना ऊंचा कर लीजिए। तो आवाज सिर्फ इन्हीं का ऊंचा नहीं हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये जंगल राज, जो जंगल राज था ना 90 के दशक का, उसी का प्रतीक है ये। तो जनता तो जानती है। 18 साल से लोगों की सरकार क्यों नहीं खत्म किए? आज डेली बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, क्यों नहीं रोका जा रहा है? यही एनडीए के प्रत्याशी को नहीं देख रही है कि वैशाली से आदरणीय बीना देवी जी सांसद हैं,
समस्तीपुर से शांभवी हैं, तो ये सब इनको नहीं दिखेगा। बस बीजेपी से तो है, कुछ सही तथ्य, बीजेपी ने कुछ कितना टिकट बताया बताइए मतलब ना हाँ मुझे। बीजेपी एनडीए से ही लड़ी गठबंधन है है ये कि लोग। नहीं है? नहीं ये नहीं, लोग बीजेपी ने की कितना कैंडिडेट टिकट थी। दिया तो बताइए आप मुझे। चलिए मधु जी, इसका जवाब राकेश जी से ही ले लेते हैं। मुझे मधु जी आपका सवाल सही है, तो राकेश जी को जवाब देने दे दीजिए। राकेश जी जवाब दे दीजिए। देखिए, हम लोगों ने सीधा लोकसभा चुनाव से पहले धर्मशिला गुप्ता जी को भेजने का काम किया। विधानसभा के विधान परिषद के अंदर हमने हमारी प्रदेश की प्रवक्ता थी अनिमिका सिंह को भेजने का काम किया, और हमने अपने हमारे एनडीए गठबंधन से राकेश जी समय की कमी है, एक छोटा सा सवाल है और जवाब भी छोटा सा दीजिए। तेजस्वी यादव 2020 में अकेले चुनाव प्रचार किए थे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और एक तरफ पूरा एनडीए का कुनबा था, जहां मुझे लगता है 15-20 नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे, चाहे बीजेपी के हो या जदयू के। अब तेजस्वी यादव 1 साल पहले ही एक्टिव हो गए, कितना भारी पड़ेगा एनडीए। कारण आपको भी पता है 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे। सौरभ जी, 2020 के विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि हमारे एक सहयोगी दल थे जो आज हमारे गठबंधन में हैं, पहले नहीं थे बीच में 2020 में, जिस कारण से जहां भी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे वहां उनको पे तो आप ही ने खड़ा किया था, उनको तो आप ही ने खड़ा किया था, ये सबको पता है, सारे दर्शक देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने आरोप भी लगाया था, राकेश जी सबको पता है। सौरभ जी, ये तो आप लोगों का ही ट्रिक था, ये तो सबको पता है। जो है पीके पांडे जी को भी खड़ा कर रहे हैं, इनको सुनिए ना, सुनिए, अरे सुनिए तो सही भाई साहब, सुनिए तो सही। जिस कारण से हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लाभ मिला था, जिस लाभ से वो कह रहे हैं कि मैं बिहार के अंदर मेरी सबसे बड़ी पार्टी है, मैं कहना चाहता हूं जो वोट परसेंटेज जो हमारे पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान जी का 8% वोट है, वो कहीं ना कहीं इनको मिला था, जिस कारण से ये लोग आगे बढ़े हैं। और आज 8% वोट हमारे पास से आते ही 57% वोट प्रतिशत हमारा बनता है, और चुनाव आते आते विधानसभा का 65% वोट हम परसेंटेज को लाएंगे, जिसमें हमारी सरकार बनाने का काम एनडीए गठबंधन करेगी। चलिए ठीक है, समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि आरजेडी ने ये पहल की है और पहली बार की है, तो निश्चित रूप से ये सकारात्मक पहल है। पार्टी की नजर से अगर आप देखें तो निश्चित रूप से हर पार्टी को कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए, क्योंकि रीढ़ जो होता है ना, जो बैकबोन जिसको कहते हैं, वो कार्यकर्ता ही होते हैं किसी भी पार्टी के लिए। तो अगर आप कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे, उनकी जो इच्छा है या उनके पास क्या परेशानी है, ये अगर नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ आपके साथ नहीं रहेंगे, और इसका खामियाजा आपको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पहली बार ही सही, लेकिन ये सकारात्मक पहल है आरजेडी का, तेजस्वी यादव का, और निश्चित रूप से ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि तेजस्वी यादव जो है, उन्होंने 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। नतीजे क्या होंगे, नहीं होंगे, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये 2025 के नतीजे थे सब। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल तेजस्वी यादव अभी से विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में लग गए हैं। हालांकि चुनाव नजदीक आते आते बिहार में हर कदम जो नेता रखते हैं वो जाति आधारित रखते हैं। तो तेजस्वी यादव ने भी समस्तीपुर से अपनी आभार यात्रा की शुरुआत की है। हालांकि जो रणनीति तेजस्वी यादव तैयार कर रहे हैं, खैर ये पहल एक अच्छी पहल है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कितना फायदा तेजस्वी यादव और आरजेडी को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।